नमस्कार। आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो है BUHS की जीएनएम नर्सिंग फाउंडेशंस गाइड। देखिए, एक सीनियर नर्स होने के नाते मैं आज आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं बताने वाली, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे ये थ्योरी असल जिंदगी में वार्ड के अंदर लोगों की जान बचाती है। तो चलिए, थ्योरी से निकलकर सीधा क्लिनिकल रियलिटी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है। और विश्वास मानिए, इन हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना सिर्फ एग्जाम पास करने की गारंटी नहीं है, बल्कि ये आपको वार्ड में आने वाली हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। तो इसे एकदम अपना मजबूत हथियार मानकर चलिए। ठीक है, तो फटाफट आज की रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे वेलकम टू द वार्ड से, फिर एडमिशन और नर्सिंग प्रोसेस, वाइटल साइंस और बुखार, इन्फेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी फर्स्ट एड और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वार्ड, द फिलॉसफी ऑफ केयर। पेशेंट फ्लोर पर अपना पहला कदम रखने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी देखभाल का असली मकसद क्या है। और इसके लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इस कोट से बेहतर क्या हो सकता है। नर्सिंग का अर्थ रोगी के स्वास्थ्य की बहाली के लिए पर्यावरण का सर्वोत्तम उपयोग करना है। मतलब ताज़ी हवा, सही रोशनी और साफ सफाई, ये सब सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये असल में रिकवरी के सबसे दमदार टूल्स हैं। वार्ड में आप जो भी करेंगे ना, ये नियम उसका बेस होना चाहिए। सेक्शन 2, एडमिशन और नर्सिंग प्रोसेस। अब जरा सोचिए, जिस पल कोई मरीज आपके वार्ड में आता है तो आपका पहला काम सिर्फ कुछ फॉर्म भरना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मरीज को वार्ड से परिचित कराना, उसे कंफर्टेबल महसूस कराना, यहीं से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है और यहीं से एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच का पहला स्टेप रखा जाता है। और ये साइंटिफिक अप्रोच काम कैसे करती है? इसके 5 बहुत ही क्रिटिकल फेजेस हैं। इसे एक पजल की तरह देखिए। सबसे पहले आता है असेसमेंट, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा इकट्ठा करना। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद हम गोल सेट करते हैं, जिसे प्लानिंग कहते हैं। फिर उसे इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में इवैल्यूएशन, यानी ये देखना कि क्या मरीज को सच में फायदा हुआ। ये पूरा साइकिल ही पेशेंट केयर प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। इसे तो एकदम रट लीजिए। अब यहाँ जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस के बीच का अंतर। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेडिकल डायग्नोसिस जैसे कि डायबिटीज़, वो बीमारी पर फोकस करता है और वो सेम रहता है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस वो इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज उस बीमारी पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जो मरीज की रोजमर्रा की स्थिति के अनुसार हर दिन बदल सकता है ना? बहुत ही लॉजिकल। सेक्शन 3, वाइटल साइंस और बुखार, द बॉडीज अलार्म्स। अब हम उस चीज पे बात करेंगे जो रूटीन मॉनिटरिंग में मरीज की बायोलॉजिकल कंडीशन का सबसे पहला और सबसे सटीक संकेत देती है। अब ब्लड प्रेशर या बीपी लेना सुनने में बड़ा ही रूटीन सा काम लगता है, राइट? लेकिन यहां एक्यूरेसी ही सब कुछ है। सही रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि कफ एकदम हार्ट के लेवल पर हो और मरीज ने कम से कम 30 मिनट तक आराम किया हो। आपकी एक छोटी सी गलती ट्रीटमेंट की पूरी दिशा बदल सकती है, इसलिए बेसिक्स को कभी हल्के में मत लीजिए। इसी तरह बुखार को देखिए। ये मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में आता है। पहला, ऑनसेट, जहां कम भी छूटती है। दूसरा, फास्टिजियम, यानी जब टेम्परेचर पीक पर होता है और स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। और तीसरा, डिफेरेसेंस, यानी गिरावट। आपको इस तीसरे स्टेज पर जब टेम्परेचर अचानक गिरता है ना, तब बहुत पैनी नजर रखनी है, क्योंकि यहीं पर एक मरीज क्राइसिस में जा सकता है और आपको तुरंत इमरजेंसी इंटरवेंशन करना पड़ सकता है। सेक्शन 4, इन्फेक्शन कंट्रोल और मेडिकेशंस। अब हम अपनी ड्यूटी के सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वार्ड को, आइसोलेटेड पेशेंट्स को और खुद को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, आइए समझते हैं। तो बैरियर नर्सिंग क्या है? आसान शब्दों में कहूं तो ये इन्फेक्शन के बीच एक दीवार खड़ी करने जैसा है। संक्रामक बीमारी वाले मरीज को आइसोलेट करना और कुछ खास प्रोटेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ताकि वार्ड में इन्फेक्शन ना फैले। अगर आप इस प्रोटोकॉल को सही से फॉलो करते हैं ना, तो आप पूरे के पूरे वार्ड को क्रॉस इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और इस दीवार का सबसे बड़ा हिस्सा है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसे पहनने को हम डॉनिंग कहते हैं और इसका सीक्वेंस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गाउन, फिर मास्क या रेस्पिरेटर, उसके बाद गॉगल्स या फेस शील्ड और सबसे आखिर में ग्लव्स।
ये सीक्वेंस एकदम फिक्स है, इसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन आपको पता है, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स पीपीई उतारते वक्त यानी डॉफिंग के दौरान इन्फेक्ट होते हैं। इसका सीक्वेंस पहनने से एकदम अलग है। सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा दूषित चीज हटानी है, यानी ग्लव्स, उसके बाद गॉगल्स, फिर गाउन और सबसे आखिर में मास्क। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसे उतारते ही तुरंत हैंड हाइजीन फॉलो करना है, तुरंत। चलिए अब बात करते हैं मेडिकेशन की। यहां भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सही दवा के साथ साथ सही एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा एकदम 90 डिग्री के एंगल पर ही लगना चाहिए। और दवा देने से पहले ये जो 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन है ना, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन, राइट टू रिफ्यूज, राइट असेसमेंट और राइट इवैल्यूएशन। इसे एक चेकलिस्ट की तरह अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपने इनमें से एक भी स्टेप मिस किया तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी और जानलेवा गड़बड़ हो सकती है। सेक्शन 5, इमरजेंसी फर्स्ट एड केयर। वार्ड में काम करते हुए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, और ऐसे में डॉक्टर के पहुंचने से पहले आपके क्विक और सटीक डिसीजंस ही सब कुछ होते हैं। इमरजेंसी में अक्सर लोग पैनिक होकर गलतियां करते हैं, जैसे सीवियर बर्न्स यानी गंभीर रूप से जलने पर बर्फ लगाना। ये बहुत ही खतरनाक मेथड है, इससे टिश्यूज और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। हमेशा साफ और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, और हाँ, छालों को बिल्कुल ना फोड़ें। वहीं अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो कसकर पट्टी बांधने की जगह मरीज को एकदम शांत रखें। घाव को साबुन पानी से धोएं और उसे हमेशा हार्ट के लेवल से नीचे रखें। यही सही फर्स्ट एड है। वार्ड का एक और साइलेंट किलर है प्रेशर सोर, या जिसे हम बेड सोर कहते हैं। जब मरीज लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा रहता है तो हड्डियों के उभार वाली जगह के टिश्यूज डेड होने लगते हैं। इसे रोकने का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? बहुत ही सिंपल है, हर 2 घंटे में मरीज की पोजीशन चेंज करना। बस हर 2 घंटे में। ये एक ऐसा रूल है जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्शन 6, डॉक्यूमेंटेशन और कोर टर्मिनोलॉजीज। अब हम अपनी इस शिफ्ट ओरिएंटेशन के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी पर आ गए हैं, पेशेंट रिपोर्टिंग। नर्सिंग में गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, जो लिखा नहीं गया वो किया नहीं गया। मतलब व्हाट इज नॉट रिटन इज नॉट डन। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कल को कोई लीगल इश्यू होता है तो आपकी नोट्स ही आपका इकलौता सबूत हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन अधूरा है या देर से किया गया है तो न सिर्फ लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि अगली शिफ्ट की नर्स के लिए भी बहुत कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और इस शिफ्ट के आखिर में मैं आपसे कहूंगी कि सिलेबस के इन कोर टर्मिनोलॉजीज को एकदम पक्का कर लीजिए, एग्जाम के लिए भी और ड्यूटी के लिए भी। जैसे टैचिकार्डिया यानी हार्ट रेट का 100 से ऊपर जाना, या साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी से स्किन का नीला पड़ जाना। ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, बल्कि ये मरीज की बिगड़ती हुई हालत के सायरन हैं, जिन्हें आपको तुरंत पहचानना है। तो इस पूरे सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर इन्फेक्शन की चेन में 6 कड़ियां होती हैं तो आज वार्ड में किसी की जान बचाने के लिए आप कौन सी कड़ी तोड़ेंगे? एक नर्स के रूप में इन्फेक्शन को रोकने और जान बचाने की ये ताकत आपके ही हाथों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये मार्गदर्शन आपको वार्ड में एक बेहतरीन नर्स बनने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। गुड लक।